आज बात करेंगे दिल्ली की बदली छवि की। दिल्ली ने इस बार विधानसभा चुनाव में सबको हैरत में डाल दिया। कल दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए रिकॉर्ड 67% वोटिंग दर्ज की गई और यह आंकड़ा और बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। और इससे पहले आपको बता दें, 20 साल पहले 1993 में करीब 62% मतदान हुआ था और पिछली विधानसभा में 58% वोटिंग हुई थी। और आमतौर पर दिल्ली में चुनाव को छुट्टी का दिन माना जाता है, लोग घर से नहीं निकलते, वो दूसरे कामों को तरजीह देते हैं। लेकिन कल दिल्ली ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। शाम 5 बजे के बाद भी 1,73,000 लोग कतार में लगे रहे। नतीजा रात 9:30 बजे तक वोटिंग होती रही। अब आप देखिए कि दिल्ली ने कैसे दिखाया दम। घड़ी ने बजाए 5 और दिल्ली की 17 विधानसभा सीटों पर मतदान का वक्त खत्म हो गया। लेकिन ये क्या, मतदान केंद्रों पर अभी भी लंबी लाइन लगी है। दिल्ली ने ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा था। लोग वोट देने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। सैकड़ों हजारों नहीं बल्कि 1,72,000 लोग कतार में खड़े थे। दिल्ली वालों का ये जोश देखकर चुनाव आयोग ने मतदान की अवधि बढ़ा दी। वैसे ये सामान्य नियम है कि 5 बजे तक जो भी वोट देने मतदान केंद्र तक पहुंच जाता है उसे वोट देने का मौका दिया जाता है। लेकिन दिल्ली में कल वोटिंग की अवधि 4.5 घंटे बढ़ानी पड़ी। सबसे आखिरी वोट ओखला विधानसभा क्षेत्र में रात 9:30 बजे डाला गया। चुनाव आयोग के मुताबिक दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए रिकॉर्ड 67% वोटिंग दर्ज की गई। इससे पहले 1993 में यानी 20 साल पहले करीब 62% मतदान हुआ था। राजधानी दिल्ली के इतिहास में इस कदर वोटिंग पहले कभी नहीं हुई। रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग कर दिल्ली की जनता ने ये तो जता दिया कि वो जागरूक है और अपने अधिकार की ताकत को इस्तेमाल भी करना जानती है। लेकिन सत्ता की चाबी किस पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में आएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2008 में 58% वोटिंग हुई थी। 2003 में 53% दिल्ली वालों ने वोट डाला था। लेकिन इस बार तो दिल्ली अपने अधिकार को लेकर ज्यादा जागरूक दिखी। दिल्ली के 1,19,00,000 मतदाताओं में से 80 लाख लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। चुनाव आयोग के मुताबिक उत्तर पूर्वी दिल्ली में रिकॉर्ड 71% वोटिंग हुई। दिल्ली के पौष इलाके दक्षिण दिल्ली में पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले 11% ज्यादा मतदान हुआ। पूर्वी दिल्ली में मतदान प्रतिशत में 8 अंकों का इजाफा हुआ। इससे पहले बुधवार को आम लोगों के साथ साथ बड़ी हस्तियां भी वोट डालने पहुंची। कामराज लेन मतदान केंद्र पर पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने वोट डाला, तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी निर्माण भवन मतदान केंद्र पर मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के साथ वोट देने पहुंची। प्रियंका गांधी अपने पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ वोट देने पहुंची, तो कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी कतार में थे। राहुल गांधी ने दावा किया कि कांग्रेस की सरकार फिर बनेगी। राज्यों में चुनाव हो रहा है, इसको एक रेफरेंडम की तरफ देखा जा रहा है। आपको क्या लगता है लोकसभा से क्या होता है? यही कहूंगी कि जिसने काम किया है, जिसने रफ्तार दी है, उसी को करिए बस। और क्या उम्मीद लगा रही है? उम्मीद हमारी अच्छी है। इन दिग्गजों के अलावा आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और बीजेपी के CM पद को उम्मीदवार डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी सुबह सुबह अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल किया। वोट डालने पहुंचे ये सभी लोग दिल्ली वालों से अपील करते दिखे कि लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। बीजेपी ने भी दिल्ली में सरकार बनाने की उम्मीद जताई। मुझे लगता है कि हम बाकी पार्टियों से आगे हैं, काफी आगे हैं। हाँ, दूसरी पोजीशन के लिए हो सकता है कि कांग्रेस को तीसरी नई पार्टी चैलेंज कर रही हो। बहरहाल बयानबाजी से अलग लोकतंत्र का फूल खिलाने में वो भी जुटे थे जिनकी उम्र या बीमारी उन्हें मतदान केंद्र पर जाने की इजाजत नहीं दे रही थी। और इसमें रंग भरने की जिम्मेदारी उन 3.5 लाख युवा मतदाताओं ने बखूबी निभाई, जिन्हें 2013 चुनाव में पहली बार वोट देने का हक मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और दिल्ली में हुए रिकॉर्ड मतदान के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। सवाल है कि क्या एक आम मतदाता पहले के मुकाबले ज्यादा जागरूक हो रहे हैं? क्या लोगों ने शीला सरकार के खिलाफ गुस्सा उतारा है? क्या आम आदमी पार्टी के लिए जनता वोट देने उमड़ पड़ी?
या फिर ये नरेंद्र मोदी का असर है? और इस पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। संघ मामलों के जानकार हैं राकेश सिन्हा, हमारे साथ बीजेपी के नेता सुधांशु मित्तल जुड़ रहे हैं और आम आदमी पार्टी से जुड़े डॉक्टर कुमार विश्वास। डॉक्टर विश्वास, तबीयत ठीक ठाक है? गला गुला ठीक है? जी अभी नहीं, गला तो अभी ठीक नहीं है। थोड़ा सा 2-4 दिन लगेंगे। 100 से ज्यादा रैलियां हो गई, 103 रैलियां हो गई और हजारों किलोमीटर की यात्रा हो गई, तो थोड़ा थकान है। ये लोगों में जो जबरदस्त उत्साह दिखा, आप उसके पीछे क्या वजह मानते हैं? संदीप, ये बदलते विमर्श का संकेत है। दरअसल जब पहली बार हिंदुस्तान ने घास की बजाय एस्ट्रोटर्फ पर हॉकी खेली थी, तो जो हॉकी के दिग्गज थे वो ये जानने में बहुत दिन तक असफल रहे, दशकों असफल रहे कि ओलंपिक जीतने वाला भारत बार बार हार क्यों रहा है, लीग में ही क्यों हार रहा है। और बाद में पता चला उनको कि नहीं, कुछ और मामला हो गया है, इसमें दमखम आवश्यक हो गया है, प्रतिद्वंदी के ऊपर चढ़कर हमला करना। तो भारत में राजनीतिक पार्टियां अभी ये समझ नहीं पा रही हैं। राकेश शायद इसको समझेंगे चूंकि संघ को देख रहे हैं। मैंने पिछले 3 महीने में महसूस करा कि राजनीतिक पार्टियां अभी भी चुनाव को ऐसे ही लड़ना चाहती हैं जैसे 92 में लड़ रही थी, 87 में लड़ रही थी, उसी तरीके से। हमने आकर उसमें थोड़े गुणात्मक परिवर्तन अपने, अब शुभ अशुभ तो अलग बात है, और निश्चित रूप से अगर हमारे विपक्षी हैं तो वो यही कहेंगे कि गलत किया है। लेकिन जैसे भाजपा ने 70 मैनिफेस्टो हमारी तरह बनाने की कोशिश की, लेकिन 3 ही रिलीज कर पाई, पर हम फिर भी इसे गुणात्मक परिवर्तन मान रहे हैं कि हमने कहा कि हर जगह स्वराज का एक मैनिफेस्टो बनना चाहिए, और भाजपा ने उस अच्छे इनिशिएटिव को लिया कि चलिए हम भी बनाते हैं। बाकी राज्यों में नहीं लिया, दिल्ली में लिया। तो मुझे लगता है कि जनता इसे देख रही है। मीडिया पर बहसें महत्वपूर्ण हो गई हैं। आप देखिए, जो पैनल डिस्कशन से लोगों ने देखने लगे, अगले दिन चर्चा करते हैं, स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, सड़क में मिल जाते हैं और कहते हैं ये बात आपने गलत कही या ये अच्छा कहा, तुरंत ट्वीट पर बातें आ जाती हैं। तो इंटरेक्शंस जो है वो बहुत बढ़ गए हैं, और दिल्ली अपने आप को गलत प्रूव नहीं करना चाहती थी। दिल्ली ये नहीं कहना चाहती थी कि यार देखिए हम बातें तो बहुत करते हैं पर हम वोट नहीं डालते हैं। वो लोग बाहर निकले, और पार्टियों ने भी थोड़ी कोशिश की, मीडिया ने बहुत कोशिश की। जो अपील मीडिया से गई वो बहुत मारक थी। हमने तो इस पर जो हमारी पार्टी, और हम चुनाव आयोग को भी नहीं भूल सकते हैं, छापे पड़े, चुनाव आयोग की भूमिका को भी नहीं भूल सकते हैं। सुधांशु, लेकिन मुझे ये बताइए, जो डॉक्टर कुमार विश्वास भी कह रहे हैं एक नई पार्टी भी आई थी, क्या एक वो जो थकान, एक ऊब थी वोटर के मन में, वो इस बार दूर होती दिखी क्या? जागरूकता, आप किस नजरिए से इसका विश्लेषण करेंगे? ये जो जागरूकता हमने देखी कल। संदीप बाबू, देखिए, जो वोटर टर्नआउट को जब हम देख रहे हैं तो उसमें मुख्यतः 2 कारण हैं। पहले क्या होता था कि वोटर लिस्ट के अंदर एक बहुत बड़े दर्जे में जो चला गया, जो मर गया, जो एग्जिस्ट नहीं करता है, बहुत वोटर लिस्ट में बहुत से डेड या नॉन एग्जिस्टेंट वोटर हुआ करते थे। धीरे धीरे इलेक्शन कमीशन ने जब से फोटो लगाना चालू करा, ये कार्ड दिए, तो एक तो पहले अपनी वोटर लिस्ट को क्लीन आउट करा है, जिसकी वजह से जो फर्जी मतदाता है वो ना होने की वजह से एक तो वो उसका फर्क पड़ा। दूसरा ये भी एक सत्य है कि लोगों में इस बार ये था कि हमें अपने मत का अधिकार जरूर करना है। ये हम लोग देश में परिवर्तन की बात करते हैं, हम व्यवस्था की बात करते हैं, सत्ता की बात करते हैं, सरकार नहीं, जो ये ख्याल आया लोगों के मन में सुधांशु कि वोट जरूर डालना है, इसके पीछे क्या शीला सरकार के खिलाफ गुस्सा था? हालांकि कांग्रेस का कोई भी नेता हमारे साथ नहीं है, क्योंकि वो किसी भी एग्जिट पोल, हम तो खैर पोस्ट पोल सर्वे करते हैं IBN 7 में, वो उसमें शरीक होने को तैयार नहीं है। लेकिन क्या ये शीला सरकार के खिलाफ गुस्सा था, या एक आम आदमी पार्टी एक विकल्प के तौर पर एक तरोताजा एक पार्टी आती दिखी तो लोग बोले कि आते हैं, देखते हैं, इस बार वोट डालकर देखते हैं? क्या ये भी हुआ? इस समय देश की जनता आक्रोशित है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। केंद्र सरकार के कुशासन से, दिल्ली के कुशासन से, महंगाई से, भ्रष्टाचार से, सुरक्षा का विषय हो, कोई विषय उठा के ले लीजिए, जनता के मन में इस समय खलबली मची हुई है, आक्रोश है, और उसकी अभिव्यक्ति का माध्यम वो वोट के द्वारा ही देखते हैं। तो ये तो अपने आप में सत्य है कि जनता का ज्यादा निकलना उस आक्रोश की अभिव्यक्ति है। अब वो उसके लिए लफाजों की अगर बातें मान ले तो भैया भगवान करे 8 तारीख को असलियत सामने निकल आएगी। वोटिंग हो गई, अब क्या आप मानने को तैयार हैं कि आम आदमी पार्टी भी एक बड़ा फैक्टर था कि लोग बढ़ चढ़कर चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेते दिखे? नहीं, मैं उसको चुनाव में आने के लिए आम आदमी पार्टी थी ये नहीं मानता हूं मैं। हाँ, देखिए, कभी भी जनता के सामने जब जाते हैं तो लोगों का मत किसी न किसी के बाद में तो बनता ही है जी। लोगों का मत इनके बारे में भी कुछ का बना होगा,
लेकिन इनकी वजह से लोग बाहर निकल के आ गए चुनाव करने के लिए। ये सब तो लफाजी है, ये अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने की बातें होती है। आप लफाजी कह रहे हैं, बाकी लेकिन इस सारे का विश्लेषण 8 तारीख को करा जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि सुधांशु ने शब्द इस्तेमाल किया कि ये लफाजी है कि नहीं, ये आम आदमी पार्टी के चलते नहीं। अगर आप 98 से 15 साल के अतीत पर नजर डालें, 98 में लगभग 47% मतदान हुआ, 2003 में 53 के करीब हुआ, 2008 में 57 कुछ 57.5% मतदान हुआ। अब हम 70 की तरफ देख रहे हैं। पहले तो कांग्रेस बीजेपी लड़ा करती थी ना। क्या आप आम आदमी को कम से कम इतना क्रेडिट नहीं देंगे क्या कि चुनावी प्रक्रिया में लोगों का उत्साह जो देखने को मिला उसके पीछे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी एक वजह थी? नहीं, देखिए, एक बात देख लीजिए कि दिल्ली देश की राजधानी है और केंद्र सरकार की नीतियों का सबसे अधिक प्रभाव और सबसे अधिक विमर्श दिल्ली में होता है। इसका एक अच्छा खासा प्रभाव यहां के मतदाताओं पर पड़ा। दूसरा जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आप देखिए, जब व्यवस्था विरोधी आंदोलन जब भी कभी इस देश में हुआ तो दिल्ली ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। ये अन्ना का आंदोलन ही एक इंपॉर्टेंट नहीं है। आप देखिए 75 में जयप्रकाश नारायण ने जब रामलीला ग्राउंड में भाषण दिया था तो दिल्ली में कितनी बड़ी भागीदारी दिखाई थी। उसी तरह से अन्ना के आंदोलन में मैं मानता हूं कि जो सोशल मूवमेंट दिल्ली में क्रिएट हुआ उसने जनता के बीच अवेयरनेस पैदा किया। उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है, कांग्रेस को मिल रही है, आपको मिल रही है, तो 8 तारीख को पता चलेगा। लेकिन सोशल अवेयरनेस पैदा करने में एंटी एस्टेब्लिशमेंट मूवमेंट ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि एक बात आप देख लीजिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस बार अपील की थी कि 100% मतदान हो। संघ के सरसंघ चालक ने नागपुर के भाषण में अपने संगठन को कहा था कि हम इंश्योर करें कि 100% मतदान हो, और संघ ने मीडिया में बहुत सी बातें रिपोर्टिंग में नहीं आ पाती हैं और इसकी आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। संघ ने डोर टू डोर कैंपेन इसलिए नहीं किया कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, इसलिए कि लोकतंत्र सुदृढ़ हो। देखिए, आप जीतती है, भारतीय जनता पार्टी जीतती है, कांग्रेस जीतती है, अंततः सुदृढ़ तो लोकतंत्र को होना है और गवर्नेंस जनता के लिए होना चाहिए, प्रो पीपुल गवर्नेंस होना चाहिए। और कांग्रेस कहीं न कहीं प्रो पीपुल गवर्नेंस देने में पूरी तरह से नाकामयाब साबित हुई है। और ये जो अधिक संख्या में मतदान है, लोगों का आक्रोश भी साबित करता है। लोगों ने अपना आक्रोश दिखाया इस व्यवस्था के प्रति, केंद्र और दिल्ली की सरकार के प्रति। देखिए, दिल्ली की जो चमक दमक है, उस चमक दमक के नीचे झुग्गी झोपड़ियां भी हैं, उस चमक दमक के नीचे स्लम एरियाज भी हैं, उस चमक दमक के नीचे 10,000 20,000 मंथ पाने वाले लोगों की संख्या है जो अपने दोनों दिन की रोटी नहीं पूरा कर पा रहे हैं। आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन पलटकर कुमार विश्वास साहब, आपसे अगर मैं पूछूं कि आपकी पार्टी का असर था नहीं था, ये तो मैं आपसे नहीं पूछूंगा, मैंने बीजेपी और संघ के विचारक से ये पूछ लिया। क्या नरेंद्र मोदी भी एक बड़ा फैक्टर थे कि लोग बढ़ चढ़कर चुनावी इस समर में डुबकी लगाते दिखे? देखिए संदीप, क्या है, भारतीय राजनीति में ये बौने कद के लोगों का समय है। नरेंद्र मोदी एक थोड़ा बाहर निकलते हुए व्यक्तित्व हैं, जिनकी अपना एक मैनरिज्म है, एक मैसमरिज्म है। जैसे मैं नेहरू जी की कैबिनेट सोचता हूं तो मैं सोचता हूं कि कितनी बड़ी कतार है ज्योतिर्मान लोगों की। गोविंद वल्लभ पंत हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं, पटेल हैं, शास्त्री हैं, जिसे देखिए वो अपने आप में बड़ा है। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के बाद कदों का बड़ा संकट होना शुरू हो गया। भाजपा में भी खुद अब राकेश जी आप बैठे हैं, सहमत असहमत हो सकते हैं। वाजपेयी जी जिस दुश्मन से लड़े जीवन भर इंदिरा गांधी से, वो कदविहीन कर देती थी लोगों को, और कालांतर में अपने दुश्मन की टैक्टिक्स उन्होंने अडॉप्ट की। शांता कुमार से लेके भैरव सिंह शेखावत तक और कल्याण सिंह से लेके गोविंदाचार्य तक उन्होंने सबको कदविहीन किया और उनकी आभा बड़े मुस्कुराहट के साथ स्थापित हो गई। और उसी आभा के आभा मंडल में अडवाणी जैसा बड़ा आदमी भी छोटा हो लिया, चाहे जिन्ना की मदार का प्रश्न हो चाहे कुछ हो। कांग्रेस में तो कुछ है ही नहीं। सवाल पूछता हूँ, नहीं, मैं यही कह रहा हूं। जाते हैं। मैं आपसे नरेंद्र मोदी का सवाल पूछ रहा हूँ, आप भी कन्ने काट जाते हैं। मैं असहमत नहीं हूं, मैं असहमत नहीं हूं संदीप, मैं बिल्कुल कह रहा हूं संदीप, मैं बिल्कुल कह रहा हूं, मैं बिल्कुल असहमत नहीं हूं। आम आदमी पार्टी में नहीं, आप सुधांशु जी, आप नरेंद्र मोदी, लेकिन मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी बीजेपी वाले क्या बात करें, आपको किसी के बारे में बोलने से पहले सोचना तो चाहिए। छोटा मुंह बड़ी बात तो नहीं करिए ना। नहीं, पूरे देश में नरेंद्र मोदी अपने कुमार जी, आपका कद क्या है और आपकी चरित्र क्या है? चलिए, उसके बाद आप बड़े बड़े भाषण झाड़े हैं, आपको नहीं आती है। आप अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में ये कहने के लिए सक्षम हो गए कि उन्होंने सबके कद छोटे कर दिए। कुछ बात करते समय खुद को ध्यान रखिए। आप अभी चोरी में पकड़े गए, अभी भी आए बेईमानी करते दिखे, और उसके बाद यहाँ बैठ के नैतिकता का और मूल्यांकन करें, कमाल करते हैं। संदीप जी, किस तरह के लोगों को आप बैठाते, मैं तो हैरान हूँ। आराम से सुनिएगा, संदीप दीक्षित जी इनको बनाइए। मतलब 20-20 हजार रुपए चोरी करने के लिए तैयार बैठे, इनकम टैक्स की डकैती कर रहे हैं, ऊपर से बैठ के यहाँ पे भाषण झाड़ रहे हैं।
और वो अटल बिहारी वाजपेयी को चुनाव। सुधांशु जी अभी थोड़ा शालीनता से बात करते हैं, इनको बताइए, अभी शालीनता से बात करते हैं। जितने असभ्य ये है, शालीनता में देखिए ना, अटल बिहारी वाजपेयी ने कद छोटे कर दिए। नहीं, इस तरह की संदीदी अगर इस तरह की चर्चा ऐसे ओछे लोगों से करवानी है आपको तो कमाल है। आज हम चर्चा नहीं, थोड़ी भाषा की गरिमा रखिए। वोट कैसे हुआ, संदीप जी मैं थोड़ा सा भाषा की गरिमा रखिए। संदीप जी मैं नहीं चाहता, थोड़ा सा हम ठंडे हो जाते हैं। डॉक्टर साहब आपके ऑडियो में भी थोड़ी दिक्कत आ रही है, उसको मैं ठीक कराता हूं अपने साउंड वालों से।